जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यूनाइटेड नेशंस के मैन ऑर्गन्स के बारे में एक फुल डिटेल और आसान भाषा में एक वीडियो लेकर आया हूँ। यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिया में यूनाइटेड नेशंस के रोल के बारे में विस्तार से जाना था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में दिया गया है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लेक्चर और पीडीएफ की वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले समझते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के मुख्यतः 6 ऑर्गन्स है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसैक जिसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं, और चौथा यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसने 1994 से अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। 5वां मुख्य ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ के नाम से जानते हैं, और इसका 6वां मुख्य ऑर्गन है द सेक्रेटेरिएट। अगर इसके ऑर्गन्स के बारे में बात की जाए, जब सन 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर को सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था, उसी में यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 3 में आर्टिकल 7 में कहा गया था यूनाइटेड नेशंस के फंक्शंस को और वर्क्स को कैरी आउट करने के लिए इसके 6 मुख्य ऑर्गन्स रहेंगे। और ये वही 6 मुख्य ऑर्गन्स है जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के बारे में विस्तार से समझने से पहले आप सभी को इस मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मैप में 5 डिफरेंट कलर में 5 डिफरेंट रीजन्स दिए गए हैं, जिन रीजन को यूनाइटेड नेशंस ने अपने अलग अलग कार्यों के लिए, मेंबर्स के लिए अलग अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन की। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया, चाइना, जापान को इंक्लूड करके टोटल 54 मेंबर्स हैं। इसका दूसरा मुख्य रीजन ईस्टर्न यूरोप का रीजन है, जिसमें रशिया के साथ टोटल 23 मेंबर्स हैं। तीसरा रीजन अफ्रीका का रीजन है, जिसमें अफ्रीका कंटिनेंट के 54 मेंबर कंट्रीज हैं। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप का रीजन है, जिसमें USA, ब्रिटेन, फ्रांस और साइड में ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को मिलाकर कुल 28 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका सबसे लास्ट रीजन लैटिन अमेरिका का रीजन है, जिसमें ब्राज़ील को मिलाकर कुल 33 मेंबर कंट्रीज हैं। दोस्तों, इस मैप को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स में और उसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसी में मेंबर्स का या फिर उसके परमानेंट मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशंस के पहले ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पार्लियामेंट या टाउन हाउस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 4 में जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22 तक कवर करता है। इसके आर्टिकल 9 में कहा गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक डेलिब्रेटिव, मतलब एक ऐसा ऑर्गन्स रहेगा जो किसी भी मैटर पर डिस्कशन और डिबेट करेगा। डिस्कशन और डिबेट करने के बाद अपनी रिकमेंडेशंस देगा और अलग अलग मैटर्स पर पॉलिसी मेकिंग करेगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी मीटिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्य रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज के समय में कुल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहले से ही 193 मेंबर्स थे या आगे भी 193 मेंबर्स ही रहेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के आर्टिकल 9 में कहा गया था जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होंगे वो सब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। और हर मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग्स के लिए अपने देश से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेलीगेशंस को भेजेगा। और हर एक कंट्री के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोट होगा। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स के बारे में। दोस्तों, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस
दो टाइप की मीटिंग्स करता है। सबसे पहले एनुअल मीटिंग्स के बारे में जानते हैं। एनुअल मीटिंग्स की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एनुअल मीटिंग सितंबर के 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होकर दिसंबर जनवरी तक जाती हैं, जिससे वो वर्ल्ड के अलग अलग मैटर्स और टॉपिक्स पर डिस्कशन और डिबेट करते हैं और उसके बाद पॉलिसी तैयार करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग्स के बारे में, इमरजेंसी मीटिंग्स तभी की जाती है जब वर्ल्ड में पीस या सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर्स, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स भी रहेंगे, वो इमरजेंसी मीटिंग को रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आने वाले 24 आवर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग की जाएगी। असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग विद इन 24 आवर कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग अपॉइंटमेंट्स में वोटिंग के जरिए अपना योगदान देता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शन में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करता है, जिसका टेन्योर 2 साल के लिए होता है। और इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के ऑल 54 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए हर साल 18 मेंबर कंट्रीज इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका ड्यूरेशन 3 साल के लिए रहता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेज को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्ट किया जाता है। इनका टेन्योर 9 साल के लिए होता है। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल्स के नाम पर वोटिंग्स करते हैं और यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्रेटरी जनरल चुनते हैं। उसके बाद सबसे अहम और सबसे लास्ट पॉइंट है एडिंग और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी न्यू मेंबर। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी मेंबर कंट्री या किसी स्टेट का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल के लिए नाम रिकमेंड किया है, उस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के बाद डिसाइड होगा कि यह स्टेट या यह कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनेगा या नहीं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजट के बारे में। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बजट के बारे में बात की जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर कंट्रीज के जीडीपी के हिसाब से हर कंट्रीज के लिए अलग अलग बजट डिसाइड किया जाता है, जो हर मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को देना होता है, ताकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस अपने डे टू डे वर्क को कैरी आउट कर सके। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य ऑर्गन ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने सब कार्यों को कंप्लीट कर पाए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एक राइट दिया गया, एक प्रेफरेंस दी गई है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बहुत सारे सब्सिडरी ऑर्गन्स जो अलग अलग फील्ड्स में अपना कार्य करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को फीडबैक देंगे का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। प्रेसिडेंट का चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटिंग के आधार पर करती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस अपने डिबेट और डिस्कस किए गए हर एक मैटर्स पर अपनी रिकमेंडेशंस देती है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रिजोल्यूशंस देती है, जो किसी मैटर के सोल्व करने के लिए एफिशिएंट होते हैं। और आज के समय में अगर प्रेसिडेंट की बात करें, आज के समय में यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बांदे हैं, जो नाइजीरिया के एक एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और डिप्लोमेट्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का टेन्योर या ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल के लिए होता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि यह यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 5 में जिक्र किया गया है, जो चार्टर आर्टिकल 23 से 31 तक को कवर करता है। इसमें कहा गया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी मैटर्स, किसी भी कन्फ्लिक्ट, किसी भी डिस्प्यूट्स को कंटिन्यू मॉनिटर करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक मुख्य ऑर्गन्स होगा, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम दिया गया। दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। दोस्तों इन 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में समझ लीजिए। ये 5 परमानेंट मेंबर्स वही मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड वार 2 में एलाइज पावर की तरफ से लड़े थे। इनमें यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस शामिल है। और इन 5 परमानेंट मेंबर को एक अलग पावर है जिसको हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। वीटो पावर मतलब ये किसी भी रिजोल्यूशन या किसी भी रिकमेंडेशंस पर सैंक्शन या इम्पोज लगा सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इन नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो ये अलग अलग रीजन्स के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। उनको हम इस पिक्चर की सहायता से समझेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यह जो आपको 5 मेंबर कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के लिए 5 सीट है। इनमें से 3 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-2 सीट लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप के लिए डिसाइड की गई है। लैटिन अमेरिका के रीजन में कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप के रीजन में रशिया एक परमानेंट मेंबर है। उसके बाद बात करते हैं एशिया पैसिफिक और अफ्रीका के रीजन के बारे में। एशिया पैसिफिक के रीजन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 3 मेंबर जा सकते हैं, जिसमें से एक परमानेंट मेंबर है चाइना, और बचे 2 मेंबर्स सिर्फ वही 2 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। और अफ्रीका के रीजन से 3 मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, और अफ्रीका के ग्रुप में कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस भी 2 टाइप से मीटिंग्स करता है। पहली मीटिंग है हाफ मंथली या 2 वीकली मीटिंग्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स हर दूसरे वीक या फिर हाफ मंथली बेसिस पर मिलते हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रही सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर बात करते हैं। और दूसरी है इमरजेंसी मीटिंग्स। इमरजेंसी मीटिंग्स सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए विद इन 24 आवर कंडक्ट की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के कुछ फंक्शंस के बारे में। इसका पहला फंक्शन है स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस। दोस्तों स्पेसिफिक रिकमेंडेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 7 में कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स किसी भी कन्फ्लिक्ट, किसी भी डिस्प्यूट्स के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस मीन्स उस मैटर्स को सोल्व करने के लिए नेगोशिएशन के ज़रिए या फिर बातचीत के ज़रिए सुलझाने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस देगा। और अगर इन रिकमेंडेशंस के बाद भी किसी मैटर या किसी कन्फ्लिक्ट या किसी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए तैयार है, जिनको हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स में अपनी अलग अलग एजेंसी और रीजनल एजेंसीज का गठन किया है, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करती हैं। उसके बाद सबसे अहम 2 बातें हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम और किसी भी न्यू मेंबर के एडिशन का नाम सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर कंट्री किसी भी मैटर पर अपने रिकमेंडेशंस अपने रिजोल्यूशंस के थ्रू देते हैं। दोस्तों एक देखने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस को यूनाइटेड नेशंस का हर एक मेंबर कंट्री मानने के लिए बाध्य है, वो उसको मानने से कभी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस के 9 मेंबर्स का अप्रूवल ज़रूरी है और जिसमें 5 परमानेंट मेंबर ज़रूर है और उनमें से कोई भी वीटो पावर नहीं लगाएगा तब यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशंस पास किए जाएंगे। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मंथली बेसिस पर 15 मेंबर्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड होती है। जून के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास थी और जुलाई के महीने में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो आप देख रहे हैं जर्मनी के पास है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिकल
और सोशल काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल के बारे में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 9 में जिक्र किया गया था, जो चैप्टर 9 आर्टिकल 55 से आर्टिकल 60 को कवर करता था। यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल किसी भी सोशल मैटर इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग कल्चरल, इंक्लूडिंग कोऑपरेशंस, इंक्लूडिंग एजुकेशन एटसेट्रा, और किसी भी इकोनॉमिकल मैटर और ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के मैटर और डिस्कशन के लिए पूरे वर्ल्ड में ओनली प्लेटफॉर्म है जो इन डिस्कशन और डिबेट को कंडक्ट करता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल्स की एनुअल मीटिंग्स जुलाई के मंथ में की जाती है। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल पूरे साल में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स के साथ मीटिंग करता है, लेकिन इसकी मुख्य मीटिंग्स जुलाई में ही की जाती हैं, जिसमें सम्मन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज रहते हैं और यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ साथ कम से कम 1600 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल को अपने अपने सुझाव और रिकमेंडेशंस देती हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिसाइड किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के मेंबर कंट्रीज के बारे में। अगर मेंबर कंट्रीज को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल 54 मेंबर कंट्रीज होते हैं। इसमें से हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 18 मेंबर कंट्रीज इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका टेन्योर 3 साल का होता है। और इसमें मुख्य बात यह है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का एक मेंबर कंट्री नेक्स्ट टर्म में भी इलेक्ट हो सकता है, मीन्स किसी भी कंट्री को री इलेक्ट भी किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू, अपनी NGOs के थ्रू ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैटर्स पर, जैसे वाटर, एनर्जी, सोलर, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल मैटर्स पर अपनी स्टडीज करती है, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती है। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और उस पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट को अपनी रिकमेंडेशंस देती है। दोस्तों, जितनी भी आप यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन सुनते हैं, जैसे फूड, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के डायरेक्ट टच में रहती है। इन्हीं के बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस अपने सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल हर साल अपनी मीटिंग्स में अपने नेक्स्ट टर्म के एक प्रेसिडेंट को चुनता है, जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। अभी के समय यूनाइटेड नेशंस के करंट की प्रेसिडेंट मोना जोल है, जो एक नॉर्वे की एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और एक डिप्लोमेट्स है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। लेकिन इसमें पहले देखने वाली बात यह है, अभी के समय में यह काउंसिल अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 12 में, जो आर्टिकल 75 to 85 को कवर करता है, उसमें कहा गया था कि कंट्रीज़ के डीकोलोनाइजेशन के लिए या उन कंट्रीज़ के लिए जो अपनी सेल्फ गवर्नेंस के लिए उस समय एलिजिबल नहीं थे, उनको ट्रस्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो उन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद गठन हुआ था यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल का। इसका लास्ट मेंबर पलाऊ, जो 1994 में इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद 25 मई 1994 को यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने एक रेजोल्यूशंस पास किया, जिस रेजोल्यूशंस में कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने ऑपरेशंस को आने वाले समय के लिए सस्पेंड करेगा। और 1 नवंबर 1944 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड भी कर दिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में चैप्टर 14 में, जो आर्टिकल 92 to 96 को कवर करता है, जिक्र किया गया था। ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी जुडिशियल मैटर के लिए और यूनाइटेड नेशंस के ओनली जुडिशियल ऑर्गन्स के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम आता है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सबसे मुख्य कार्य किसी भी वार क्राइम, किसी कंट्रीज के द्वारा दूसरे कंट्री में इन्वेजन या फिर किसी का एनेक्सेशन या किसी भी लॉज एंड ऑर्डर्स का वायलेशंस के सब मैटर्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैंडल करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्य उद्देश्य ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज में इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का अकेला ऐसा ऑर्गन्स है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में न होकर नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड्स में पीस पैलेस होग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेज के बारे में। एक समय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 मेंबर जजेज होते हैं। इसके हर 5 जजेज को 3 साल में एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इलेक्ट किया जाता है और इनका टेन्योर 9 साल का होता है। इसमें देखने वाली बात यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 जजेज एक कंट्री के नहीं हो सकते, लेकिन जजेज री इलेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने 15 मेंबर्स में अपना एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं जिनका टर्म 3 साल का होता है। दोस्तों, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ जजेज डिसाइड किए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स के जजेज यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं, एक्सेप्ट 1-2 बार जब चाइना और ब्रिटेन के जजेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर नहीं थे। अगर बात की जाए एशिया पैसिफिक रीजन की तो एशिया पैसिफिक रीजन से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैक्सिमम 3 जजेज जा सकते हैं, जिसमें से चाइना का एक जजेज परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट के बारे में। आज के समय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के करंट प्रेसिडेंट अब्दुल कवी यूसुफ है, जो सोमालिया के लॉयर थे। उनका टर्म 2018 से 2021 तक है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट जू हेनक्विन है, जो एक चाइना की डिप्लोमेट्स और लॉयर है। दोस्तों, बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के आखिरी और छठे सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए द सेक्रेटेरिएट के बारे में, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, सेक्रेटेरिएट मतलब डे टू डे वर्क के लिए करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट होगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के बारे में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 15 में, जो आर्टिकल 97 टू आर्टिकल 101 तक कवर करता है, उसमें जिक्र किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होगा, जो यूनाइटेड नेशंस की हर स्पेशलाइज्ड एजेंसी को और उसके मुख्य ऑर्गन्स को बजट्स, रिपोर्ट्स, स्टडीज और कॉन्फ्रेंस के कंडक्ट के लिए हर एक मैटर्स में डे टू बेसिस पे हेल्प करेगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग ऑफिसेज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और रीजनल ऑफिसेज बनाए गए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑल अराउंड द वर्ल्ड के ऑपरेशंस और ऑनगोइंग मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज, बजट्स और रिपोर्ट्स पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और अपना सारा फीडबैक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को देते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट होती है, जिसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल का चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन पर किया जाता है, जिसका टेन्योर 5 साल के लिए होता है। आज के समय में यूनाइटेड नेशंस के करंट के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, जो एक पोर्चुगल के जाने माने डिप्लोमेट्स थे। उनका टेन्योर 2017 से 2022 तक का है। दोस्तों, जाते जाते यूनाइटेड नेशंस में इंडियंस के रोल के बारे में या इंडियंस के कंट्रीब्यूशंस के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रामस्वामी मुरलीधर की। अगर सर रामस्वामी मुरलीधर की बात की जाए तो जब 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर को साइन किया गया, तो इंडियन डेलीगेशंस के हेड थे रामस्वामी मुरलीधर, जिन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया था। दोस्तों, दूसरी मुख्य हस्ती है हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता जब 1947-1948 में यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए एक डिक्लेरेशन या ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, उसमें इंडियन डेलीगेशंस की हेड थी हंसा मेहता,
जो एक इंडिया की एक जानी मानी राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मिस्ट रही थी। श्रीमती हंसा मेहता ने उस ड्राफ्ट में एक मुख्य बिंदु दिया जिसका नाम था जनरल इक्वलिटी, जिसको यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अप्रिशिएट किया और उसको यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के रेजोल्यूशंस में ऐड किया गया। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। विजय लक्ष्मी पंडित पहली ऐसी महिला थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 से 1954 तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट रही, जो इंडिया की एक जानी मानी डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थी और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से 4 जजेज रहे हैं। उनमें सबसे पहले नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक और दलवीर भंडारी। इनमें अगर बात की जाए सर नागेंद्र सर के बारे में, नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 1985 से लेकर 1988 तक प्रेसिडेंट रहे और अकेले ऐसे जज थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहे। और आज के समय में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के जज है दलवीर भंडारी, जो रीइलेक्टेड किए गए हैं, मतलब दूसरे टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल या पीस कीपिंग मिशंस में। इसमें सबसे पहला नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नंबियार का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नंबियार रिटायर्ड यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पहले फोर्स कमांडर या हेड ऑफ मिशंस थे जिसमें यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्शन फोर्स का डेलीगेशंस को लीड किया था। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए मेजर जनरल जयशंकर मैनन के बारे में, मेजर जनरल जयशंकर मैनन यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के हेड और फोर्स कमांडर रहे थे। और सबसे लास्ट में बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस में करंट के समय में इंडिया के डेलीगेशन या रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। आज के समय में यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के डेलीगेशन या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में TS त्रिमूर्ति है, जो इंडिया के फॉरेन सर्विसेज के एक अधिकारी रहे हैं और इन्हें अप्रैल 2020 में यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा और आने वाली वीडियो में हम आप सभी के लिए यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और कमेटीज़ हैं उनके एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, किसी भी UPSC, PCS, SSC, रेलवे पर्सपेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी भी करंट अफेयर टॉपिक की फुल डिटेल वीडियो आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसी वीडियो निरंतर लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।